हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का डीके सक्सेस पॉइंट पर। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यह दूसरा वीडियो है, 7 दिन का पूरा आपका यहाँ पर जो है वीडियो का सीरीज़ आएगा और ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो सभी जो वीडियो हैं उन्हें ध्यान से देखिएगा, अच्छे से प्रश्नों को तैयार करिएगा। और शुरू करते हैं। ये सेकंड वीडियो है और फर्स्ट वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा। यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन आपके 2023 की बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से हैं, कक्षा 10 के सोशल साइंस के। और यहाँ पर बोर्ड परीक्षा 2023 में आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये साबित होने वाले हैं। कई बार ये रिपीट हो चुके हैं और फिर से आने के इनके बहुत ज़्यादा चांस हैं। तो अच्छे से इन्हें तैयार करिएगा, ये आपकी मेरिट बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। और जो भी स्टूडेंट का तैयारी बिल्कुल भी नहीं हुआ है तो उसे सबसे पहले जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आते हैं जो कई बार रिपीट हो चुके हैं उन्हें सबसे पहले तैयार करना चाहिए अगर उसे इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करनी है। तो शुरू करते हैं यहाँ पे वीडियो को। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो पहला इसका प्रश्न है वो है, यंग इंडिया सोसाइटी का संस्थापक कौन था। तो इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि यंग इंडिया सोसाइटी का संस्थापक कौन था, किसने इस्टेब्लिश्ड की थी। गैरीवाल्डी, बिस्मार्क, काबूर या फिर मेजिन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर मेजिन आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। सेकंड नंबर आपका क्वेश्चन है कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था। तो यहाँ पर आपको बताना है कि नेपोलियन किस देश से था, किस देश से उसका संबंध था। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जर्मनी, इटली, फ्रांस और इंग्लैंड। आपको यहाँ पर बताना है कि नेपोलियन किस देश से था। तो यहाँ पर फ्रांस आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है आपका, फ्रांस से नेपोलियन का संबंध था। इसी प्रकार से आपका तीसरा प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आए थे। तो यहाँ पर आपको बताना है कि महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका से वापसी कब हुई थी। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन में से आपको बताना है 1914 में, 1915 में, 1918 में या फिर 1919 में। ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर 1915 में महात्मा गांधी की वापसी हुई थी दक्षिण अफ्रीका से भारत में। इसी तरीके से आपका चौथा प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ 1914 में हुआ था, 1939 में, 1919 में या फिर 1942 में हुआ था। तो ये आपको यहाँ पर बताना है। तो जो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत थी वो 1914 में यहाँ पे हुई थी। तो ये आपको यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 5वां नंबर प्रश्न है यहाँ पर, पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन है, अर्थात कि कौन से साधन है जो पर्वतों पर मृदा अपरदन करती है। तो यहाँ पर पवन है, अर्थात वायु, हिमनद या जल या पाशुचरण। तो यहाँ पर आपको बताना है कि किस प्रकार से जो मिट्टी है वो पर्वतों के ऊपर पहुँच जाती है। तो यहाँ पर इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा हिमनद। ठीक है, तो हिमनद से जो मिट्टी है वो पहुँच जाती है पर्वतों के ऊपर। और इसी प्रकार से आपका 6वां प्रश्न है कि टाइगर प्रोजेक्ट किस वर्ष शुरू किया गया था, 1973 में, 1975 में या फिर 1980 में या 1989 में। तो यहाँ पर इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि टाइगर प्रोजेक्ट कब यहाँ पर शुरू किया गया था। तो 1973 में यहाँ पर टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। प्रश्न नंबर 7 है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है। तो आपको बताना है मासिनराम, चेन्नई या फिर यहाँ पर इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि जो विश्व की सर्वाधिक वर्षा है वो यहाँ पर कहाँ पे होती है, कौन सा स्थान है। तो वो यहाँ पे अपना भारत का हो जाएगा मासिनराम चेरापूंजी। तो वहाँ पे विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट जो प्रश्न है वो यहाँ पर है कि निम्न में से कौन सी रेशेदार फसल है। तो इनमें 4 फसलों में से आपको बताना है, कपास, जूट या प्राकृतिक रेशम या इनमें से कोई नहीं। तो इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सी रेशेदार फसल है। तो यहाँ पर जूट आपकी
रेशेदार फसल हो जाएगी। जो 9वां नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है। तो ये आपको यहाँ पर बताना है। 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए है उत्तराखंड, बी है तमिलनाडु, सी है हिमाचल प्रदेश, डी है राजस्थान। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि जो पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तमिलनाडु में पवन ऊर्जा का एक बड़ा सा केंद्र स्थापित किया गया है। प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है, अर्थात किस प्रकार से ज़्यादा लोग यात्रा करते हैं, कौन प्रमुख है परिवहन के क्षेत्र में भारत में। तो पाइपलाइन, रेल परिवहन, वायु परिवहन या फिर सड़क परिवहन। तो ये आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा इनमें से प्रमुख है। तो यहाँ पर सड़क परिवहन है। आप सभी देखते होंगे कि सबसे ज़्यादा जो यात्रा की जाती है वो यहाँ पर सड़क से ही की जाती है। इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं 11वें नंबर प्रश्न की, श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है या कौन से समुदाय के लोग श्रीलंका में ज़्यादा रहते हैं। तो वो आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर तमिल ज़्यादा रहते हैं या ईसाई या सिंगली या फिर मुस्लिम। तो यहाँ पर आपको बताना है। तो इन 4 ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। सिंगली जो हैं ये श्रीलंका में ज़्यादा रहते हैं, सिंगली। इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं 12 नंबर प्रश्न की। तो 12 नंबर यहाँ पर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संघीय राज्य क्षेत्र नहीं है। तो यहाँ पर आपको बताना है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब या दिल्ली। इनमें से कौन सा संघीय राज्य क्षेत्र नहीं है। तो इनमें से बताना है, ठीक है। या फिर इसे सीधे भाषा में कहें, कौन सा इनमें से पूर्ण राज्य नहीं है। तो यहाँ पर आप सभी को समझ में आ रहा होगा, दिल्ली यहाँ पर पूर्ण राज्य नहीं है, ये इंडिया की कैपिटल है, ठीक है। इसके बाद 13वां नंबर प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। तो आप सभी को पता होगा कि यहाँ पर उर्दू भी नहीं है, इंग्लिश भी नहीं है, पंजाबी भी नहीं है। तो यहाँ पर हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। इसके बाद 14 नंबर यहाँ पर प्रश्न है, धर्मनिरपेक्ष राज्य में, अर्थात धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं, या जहाँ पर धर्मनिरपेक्ष राज्य जो होता है वहाँ पर क्या होता है। धर्म का कोई स्थान नहीं होता है, या एक राष्ट्र एक धर्म में विश्वास करता है, या केवल बहुसंख्यक वर्ग के धर्म को मान्यता दी जाती है, या फिर सभी धर्मों को समान समझा जाता है। तो इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी धर्मों को समान समझा जाता है धर्मनिरपेक्ष राज्य में। इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं जो 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक देश को छोड़कर हर जगह तानाशाही पर लोकतंत्र को प्राथमिकता दी जाती है। अर्थात यहाँ पर बताया गया है कि ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर तानाशाही राज्य चलता है और बाकी हर जगह पे नहीं चलता है। तो तानाशाही आप सभी को पता है कि जो हमारा पड़ोसी पाकिस्तान है, तो वहाँ पर लोकतंत्र की जगह पर तानाशाही शासन चलता है। लोकतंत्र में कोई भी उसका स्थान नहीं रहता है। बाकी भारत, नेपाल, श्रीलंका, यहाँ पे हर जगह तानाशाही नहीं बल्कि लोकतंत्र का राज चलता है। इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं 15 नंबर प्रश्न की। तो 15 नंबर यहाँ पर प्रश्न है, मानव विकास रिपोर्ट 2018 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था। 125वां, 124वां, 129वां या 130। तो यहाँ पर इनमें से बताना है कि आपको कौन सा स्थान भारत को यहाँ पर प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। 130वें स्थान पर भारत आया था मानव विकास रिपोर्ट 2018 में। इसके बाद 16वां नंबर प्रश्न है कि भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत क्या है। तो आप सभी को पता है कि भारत की जो अत्यधिक जनसंख्या है वो किस पे निर्भर है। तो वो यहाँ पर कृषि पर निर्भर है। तो इनमें उद्योग भी गलत होगा, व्यवसाय भी गलत होगा, और इसमें से कोई भी नहीं, ये तो अलग ही है। तो बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। कृषि पर सबसे ज़्यादा यहाँ पर जनसंख्या निर्भर है। तो भारत में प्रमुख जीविका का जो साधन है वो यहाँ पर कृषि हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है कि जीडीपी
से क्या तात्पर्य है, अर्थात जीडीपी किसे कहते हैं, डेफिनेशन ऑफ जीडीपी। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जीडीपी को हम सिंपल भाषा में क्या कहते हैं, तो सिंपल भाषा में इसे कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, किसी भी देश में कितनी चीज़ों का उत्पादन किया गया उसी को हम जीडीपी कहते हैं उस देश की। तो यहाँ पर कृषि भी गलत होगा, व्यवसाय भी गलत होगा। तो यहाँ पर सकल घरेलू उत्पाद अर्थात ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं कि जो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि विश्व व्यापार संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, न्यूयॉर्क में, पेरिस में, जेनेवा में या ओटावा में। तो यहाँ पर इनमें से आपको बताना है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो जेनेवा में यहाँ पर विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित है। 19 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत प्रमुख रूप से किसका आयात करता है, अर्थात कौन सी चीज़ हम खरीदते हैं सबसे ज़्यादा, भारत कौन सी चीज़ विदेशों से सबसे ज़्यादा मंगाता है। तो यहाँ पर ये आपको बताना है। तो चाय मंगाता है, चाय तो हमारे देश में बहुत होती है, हम इसका निर्यात भी करते हैं। खाद्यान्न भी काफ़ी होता है, इसका भी हम लोग निर्यात करते हैं। जूट का सामान भी नहीं मंगाते हैं। तो यहाँ पर कच्चा पेट्रोलियम हमें मंगाना पड़ता है। इसके बाद यहाँ पर जो बहुविकल्पी प्रश्न का लास्ट प्रश्न है, 20 नंबर प्रश्न है, एक मार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह है। तो यहाँ पर उपभोग के लिए, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के लिए, सेवा वस्तु के लिए या खाद्य पदार्थ के लिए। तो इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर खाद्य पदार्थ के लिए जो प्रमाणिक चिन्ह है। इसके बाद यहाँ पर आपके जो जिनमें आपको उत्तर लिखना रहेगा, जो लघु उत्तरी और विस्तृत उत्तरी प्रश्न हैं वो देख लेते हैं। तो 21 नंबर आपका प्रश्न है कि यूरोप के राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति के योगदान को दर्शाने के लिए 3 उदाहरण दें। ठीक है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। उत्तर में आपको लिखना है कि यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति के योगदान को निम्नलिखित उदाहरणों से समझा जा सकता है। तो पहला आपको यहाँ पर उदाहरण देना है कि जो यहाँ पर हम रूमानीवाद नामक संस्कृति आंदोलन को ले सकते हैं। ठीक है, तो रूमानीवाद एक सांस्कृति आंदोलन था, तो उसका यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। रूमानीवाद एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था जो विशिष्ट प्रकार की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों ने मिलकर यूरोप में राष्ट्रवाद को स्थापित किया था। इसके बाद यहाँ पर जो सेकंड नंबर आपको जो इसका उदाहरण लेना है कि हम क्षेत्रीय बोलियों को ले सकते हैं। क्षेत्रीय बोलियाँ जो राष्ट्रीय निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती थीं, क्योंकि यह यथार्थ रूप में आधुनिक राष्ट्रवादियों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाती थीं जो अधिकांश अनपढ़ थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेकंड नंबर आपका उदाहरण इस प्रकार से आपको लिखना है। और जो आपको थर्ड जो आपको लास्ट उदाहरण लिखना है कि हम संगीत को ले सकते हैं। कैरोल जो यहाँ पर रहते हैं, कैरोल कुप्रिस्की एक पोलिश नागरिक ने राष्ट्रीय संघर्ष का अपने में संगीत के रूप में गुणगान किया और पोलेनेस और माजूर जैसे लोक नृत्य को राष्ट्रीय प्रतीकों में बदल दिया। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको थर्ड नंबर आंसर इसका लिखना है। इसके बाद जो यहाँ पर आपका 22 नंबर प्रश्न होगा वो यहाँ पर होगा 22 नंबर यहाँ पर आपका प्रश्न होगा खिलाफत आंदोलन क्यों शुरू किया गया था। तो यहाँ पर आपको बताना है उत्तर में कि पहले विश्व युद्ध में ऑटोमन तुर्की की हार हो चुकी थी। इस आशय की अफवाह फैली हुई थी कि इस्लामिक विश्व के आध्यात्मिक नेता खलीफा ऑटोमन सम्राट पर एक बहुत सख्त शांति संधि थोपी जाएगी। खलीफा की तत्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए 1919 में बम्बई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था।
मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं के साथ साथ कई युवा मुस्लिम नेताओं ने इस मुद्दे पर संयुक्त जन कार्रवाई की संभावना तलाशने के लिए गांधी जी के साथ चर्चा शुरू कर दी थी। सितंबर 1920 में राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भी दूसरे नेताओं को राजी कर लिया कि खिलाफत आंदोलन के समर्थन और स्वराज के लिए एक सहयोग आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिखना है। 23 नंबर आपका यहाँ पर प्रश्न है कि भारत में लौह अयस्क की किन्हीं 3 पेटियों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर आपको कहाँ कहाँ से लौह अयस्क भारत में निकाले जाते हैं, किन्हीं 3 जगहों के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले आपको उत्तर में लिखना है, लौह अयस्क एक महत्वपूर्ण खनिज है तथा औद्योगिक विकास की रीढ़ है। भारत में लौह अयस्क के विपुल संसाधन हैं। मैग्नेटाइट सर्वोत्तम प्रकार की लौह अयस्क है जिसमें 70% लोहांश पाया जाता है। हेमेटाइट सर्वाधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक लौह अयस्क है जिसका अधिकांश मात्रा में उपभोग हुआ है। भारत की लौह अयस्क की 3 पेटियां निम्नवत हैं। तो आपको इन 3 पेटियों के बारे में बताना है। जैसे कि पहला आपको उड़ीसा झारखंड पेटी। तो उड़ीसा में उच्च कोटि का हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क मयूरभंज व केंदुझर जिलों में बादाम पहाड़ी खदानों से निकाला जाता है। तो ये आपको यहाँ पर उड़ीसा झारखंड पेटी के बारे में वर्णन करना है। इसके बाद सेकंड नंबर है दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी। तो यहाँ पर आपको इसके बारे में बताना है कि यह पेटी महाराष्ट्र व छत्तीसगढ़ राज्यों के अंतर्गत पाई जाती है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में पहाड़ी श्रृंखलाओं में अति उत्तम कोटि का हेमेटाइट पाया जाता है। इन खदानों का लौह अयस्क विशाखापट्टनम पत्तन से जापान तथा दक्षिण कोरिया को निर्यात किया जाता है, अर्थात बेचा जाता है। इसके बाद यहाँ पर जो आपको तीसरी पेटी के बारे में बताना है वो महाराष्ट्र और गोवा पेटी है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि यह पेटी गोवा तथा महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में स्थित है। यद्यपि यह एक लौह उत्तम प्रकार का नहीं है, अर्थात यहाँ पे अच्छे प्रकार का लोहा नहीं निकलता है, बस उससे काम चल सकता है, बस इस प्रकार का वो लोहा रहता है। तथापि इसका जो दक्षता से दोहन किया जाता है, मारमागांव पत्तन से इसका निर्यात किया जाता है। और जो आपका लास्ट प्रश्न है वो यहाँ पर है 24 नंबर प्रश्न। भारत में केंद्र और राज्य के बीच सत्ता के बंटवारे की किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको उत्तर में लिखना है, संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी अधिकारों का बंटवारा निम्न प्रकार किया गया है। पहली आपको लिखनी है यहाँ पे संघ सूची। इसमें प्रतिरक्षा और विदेश, बैंकिंग, संचार, मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं। इन पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। ठीक है। सेकंड नंबर है राज्य सूची। राज्य सूची में आता है कि इसमें पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि, सिंचाई जैसे प्रांतीय महत्व के विषय आते हैं। इस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है। इसके बाद जो तीसरा नंबर है समवर्ती सूची। इसमें शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह जैसे विषय शामिल हैं। इन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र तथा राज्य दोनों सरकारों को है। जब दोनों के कानूनों में बंटवारा टकराव हो तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। इसके बाद जो एक और सूची है जिसे अवशिष्ट सूची कहते हैं। अवशिष्ट विषयों की सूची में वे विषय रखे गए हैं जो 3 सूचियों में शामिल नहीं थे या जो नए विषय उभरे हैं। इन पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। तो इस प्रकार से आपका ये पूरा वीडियो था। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और कमेंट में लिख के बताइए कि वीडियो कैसा लगा।
और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएगी। डेली आपको यहाँ पर लगभग 6:30 से 7 बजे के बीच एक वीडियो अपलोड की जाती है। आप इसे देख के अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।